हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग आप लोगों का बहुत सारे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो गद्यांश और पद्यांश का 12 मार्क्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, यानी कि 12 मार्क्स जो आपका है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 100% फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश में बच्चों का नंबर कट जाता है, मान लो 6 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स ही मिलते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती करते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और ये जो मैंने गद्यांश लिया ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, ये गद्यांश आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। लिखा हुआ पहले जो है ना, पहले पहाड़ को काटकर क्या किया गया, उसे खोखला कर दिया गया, ठीक है। पहले जो पहाड़ होता ना उसे काटकर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिया गया। फिर उसमें क्या बना लिया गया, सुंदर भवन बना लिया गया। जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, जहां खंभों पर जो उभरी मूर्तें हैं वो विहंस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, जो भीतर की समूची दीवारें उसे रगड़कर चिकनी कर ली गई। तब उनकी जमीन पर एक चित्रों की श्रृंखला की दुनिया बसा दी गई, ठीक है। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। सिरस दी का मतलब है कि बना दिया, ठीक है, जैसा थे फिर वैसे ही। एंड फिर उनके चेले जो थे, चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिया। फिर उसमें जो है रंग भरकर उसको और अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाया गया और उसमें लगता है कि प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, ठीक है, उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसमें आप लोगों से 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा रेखांकित गद्यांश का संदर्भ लिखो। रेखांकित गद्यांश का संदर्भ 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। और पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करो, ये भी 2 ही मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे गद्यांश का संदर्भ, कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें, ठीक है। तो अब आप लोगों को ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। और आप लोगों को गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना संदर्भ, आ वाला हमारा है ना, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ हेडिंग डाल देना और सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डाल देना, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डाल देना और इसको आप लोग ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक कलर से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। फिर आप लोगों को संदर्भ को लिखना है। जो आप लोगों का ये प्रस्तुत गद्यावतरण है या प्रस्तुत गद्यांश है, सबसे पहले ऐसे लिखो, जो प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक है, वो है हिंदी। तो इसको आप लोग ऐसे इनवर्टेड कॉमा लगाकर ब्लैक से लिखना है, ठीक है, हिंदी, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, ध्यान से समझना, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको भी ऐसे लगा देना। ये गद्य खंड लिखा हुआ है ना, गा है आगे, ध्यान रखना, गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित तथा जो भारतीय पुस्तक के जो आप लोगों का भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान, जो भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान माने जाते हैं, ठीक है, भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान, जैसे आप इसको लिखो या ना लिखो, देखो मैंने एग्जामिनर के नज़र को और अच्छा करने के लिए इसको लिख दिया, ठीक है, कि इस चीज़ को, ताकि और अच्छा लगे, महान विद्वान। अब यहाँ आप लोग लिखना इसको ब्लैक से, क्योंकि ये चैप्टर का लेखक है, ठीक है, श्री भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है।
श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित। अब ये इस चैप्टर का नाम जो है ना वो है अजंता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, अजंता है, ठीक है। अजंता शीर्षक से उद्गृत है, ठीक है। ये हमारा है गद्यांश का संदर्भ, ठीक है। ऐसे लिखोगे 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको संदर्भ लिखना है। फिर आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई, ठीक है। बस इतना छोटा सा आप लोगों को व्याख्या करना है, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे करना है, ठीक है। देख लो, बहुत ज्यादा आसान इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा। देखो, प्रस्तुत गद्यांश में सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक का कहना है, मतलब जो लेखक कहना चाहता है, ठीक है, जो मतलब भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि गुफा की भीतरी दीवारें, जो गुफा की भीतरी दीवारें है ना, जैसे गुफा होता है गुफा, अब इसकी जो भीतरी वाली दीवारें होती है ना, दीवारों को विविध रगड़ कर चिकना बना लिया गया। जो रगड़ कर उसको ऐसे जैसे किसी भी पत्थर होता है ना या फिर ईंट होता है, उसको रगड़ा जाता है ना तो वो चिकना हो जाता है, तो वैसे इन दीवारों को रगड़ा गया कि चिकना बना दिया जाए, ठीक है। तो उसको रगड़ कर चिकना बना दिया गया। तत्पश्चात उस पर चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए, ठीक है। अनेक मतलब बहुत सारे उसमें चित्र बना दिए गए कि और अच्छा लगे। जैसे घर होता है ना, घर में दीवार, उसमें अच्छे चित्र लगाया जाता है कि मतलब दीवार सुंदर दिखे, ठीक है। तो वही चित्र इन पर लगा दिए गए कि वो जो दीवारें हैं ना, दीवारें वो सुंदर दिखें, ठीक है। दीवारें जब सुंदर दिखेंगी तो घर भी सुंदर लगेगा, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्र की एक दुनिया बसा दी गई। मतलब उसको हाथों से बनाया गया है। अभी तो पोस्टर लगते हैं सारे, लेकिन उसको हाथों से बनाया गया, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो है ना दुनिया निर्मित की गई है, ठीक है। फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ये देखो आगे कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया और गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहां देख लो कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। सा वाला आंसर देखो कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़, उसको काटकर एक भवन के रूप में बनाया गया, भवन, ठीक है। और दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्रों बना लिए गए, जिनको रंगों से भर दिया गया। जिनको किससे भर दिया गया? जो कलर होते हैं ना, रंग से भर दिया गया ताकि और अच्छा लगे। और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। जीवंत मतलब उसमें लगता है जीवन है, ठीक है, जीवंत। तो ये है हमारा सजीव, जैसे सजीव कर दिया गया। तो ये हमारा है, देखो अब यहां से भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 2-2 मार्क्स करके आपके 6 मार्क्स यहां भाई गद्यांश में ही क्लियर हो जाते हैं, 6 मार्क्स। और ये 6 नंबर 1% के बराबर है, 1% के। तो आप लोग मेहनत करो, इसको आप लोग पढ़ लेना और भी गद्यांश सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत सारे गद्यांश पद्यांश को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारे गद्यांश पद्यांश है, तो आप लोग ऐसा करो कि डेली में जितना भी लाऊं उसको पढ़ा करो, ठीक है। मैं कई प्रकार के गद्यांश पद्यांश को लाता हूं। तो अब हम लोग देखेंगे पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, उन पद्यांश को देखेंगे, ठीक है। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सुना फिर घटे वरु समूल कुम्हिलाए, ठीक है। ये वरु ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा एक पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, जो मैंने लिख भी रखा है कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो पद्यांश में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कि किस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे पहला, प्रस्तुत दोहे का सा संदर्भ हिंदी में व्याख्या, मतलब संदर्भ भी लिखो और हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए, काव्य सौंदर्य भी लिखना है। दूसरा है कि कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तीसरा है संपत्ति शैली में कौन सा अलंकार है। ऐसे तो इसको बता सकते हो कि सा की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, बता सकते हो, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे पद्यांश का सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप लोग पहले ये बता दो कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो कौन है। इसमें कवि होता है और उसमें कौन होता है, लेखक होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो ये आप लोगों का जो भक्ति नीति है ना बिहारी जी का, उससे लिया गया। तो एक नीति का शीर्षक है, एक भक्ति का शीर्षक है, तो नीति से लिया गया है। तो आप लोग लिख दो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। प्रस्तुत, ये दोहा है एक, जैसे अगर दोहा पूछा जाए तो दोहा का ये एग्जाम्पल भी बता सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है। प्रस्तुत दोहा जो है, कविवर
कविवर, और यहाँ आप लोग लिखना बिहारी लाल। जैसे ये चैप्टर का कवि है तो इसको भैया ब्लैक से ही लिखना ताकि ये हाईलाइट रहे, ठीक है। बिहारी लाल द्वारा रचित, ठीक है। अब इनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, एक रचना है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई, ठीक है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब यहां आप लोगों का जो हिंदी है ना, हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जैसे ये हिंदी का एक भाग है कि काव्य खंड, एक होता है गद्य खंड, एक होता है पद्य खंड, और पद्य खंड को काव्य खंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो काव्य खंड, ठीक है, में संकलित। अब देखो ये आप लोगों का काव्य खंड है, तो काव्य खंड में संकलित हमारा जो चैप्टर है भक्ति नीति, लेकिन यहाँ आप लोग शीर्षक अलग अलग है, नीति अलग है, भक्ति अलग है, तो नीति लिखना है, ठीक है। नीति से लिया गया है, नीति से लिया गया है, ठीक है। बस हो गया। तो इस पर आप लोगों को 2 नंबर मिलता है, मतलब 2 नंबर। अब आपका अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक में है। एक तो संदर्भ लिखो, एक प्रसंग और व्याख्या, ये सब एक में आपका 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। मतलब जब धन बढ़ जाता है तो मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे आपके पास ज्यादा धन होगा तो मन पर भी प्रभाव पड़ेगा ना, कि जो चीज आप 2 रुपए में चलाते थे उसके लिए 100 रुपए लगते हैं, क्योंकि आपके पास धन ज्यादा हो गया, तो मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे व्याख्या, कवि का कथन है या कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। अगर धन रूपी जल, जो धन रूपी जल है वो बढ़ जाता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। मतलब अगर जल, मतलब हमारा जो धन है, धन वो घट जाएगा तो मन नहीं घटेगा, इच्छाएं नहीं घटेंगी, ठीक है, समझना। अभी तो समूल नष्ट हो जाता है, अभी तो सब चीज नष्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो आपके पास बहुत पैसे हो गए और आप जो चीज 100 रुपए में खाना खाते थे उसके लिए आपने 5000 5 स्टार होटल में खाने लगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, फिर भी आपको वही खाना इच्छा कहेगा खाने के लिए जो 5 स्टार होटल में खाते हो। तो फिर क्या करोगे, अपना जमीन जायदाद वगैरह वगैरह सब बेच कर खा लोगे, तो इसका मतलब है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मतलब समूल नष्ट हो जाता है, परंतु धन के बढ़ जाने के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। धन के बढ़ जाने के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, और धन के घट जाने के साथ साथ इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मारे हुए के समान हो जाता है, ठीक है, दुख से मारे हुए के समान हो जाता है। बस इतना लिखना है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे कमल होता है ना, मतलब कमल होता है वाटर, यानी कि पानी होता है। तो जब पानी बढ़ता जाता है ना, मान लो पानी यहां तक है तो कमल यहां तक रहेगा। पानी जैसे बढ़ा यहां तक गया, कमल और ऊपर बढ़ जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। जितना पानी बढ़ता जाएगा कमल का जो डंठल होता है ना वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, खूब बढ़ता जाएगा। तो फिर जब बढ़ता चला जाता है ना, लेकिन जब एक बार सूखा पड़ता है तो पानी कम हो जाता है, तो वो जो कमल का डंठल है वो छोटा नहीं होता, वो उतना रहता है, और पानी कम हो जाता है वो वहीं से टूट जाता है। टूटने का मतलब है नष्ट हो जाता है। तो धन के मतलब जल के साथ ये तो बढ़ गया, तो वही जल की तुलना किससे की गई है, जल की तुलना धन से की गई है, और मन की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, ठीक है। यही चीज है काव्य सौंदर्य में, देख सकते हो कि जिस तरह तालाब में कमल होते हैं और तालाब में पानी बढ़ता है तो उसके साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है, किंतु जैसे पानी कम होता है तो तालाब की नाल कम नहीं होती, जो कमल का नाल है वो कम नहीं होता, बस नष्ट हो जाती है, ठीक है। बस ऐसा लिखते हैं ना, हो जाएगा। तो ये हमारा काव्य सौंदर्य भी हो जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चंस और पूछे हैं, जैसे कमल का उदाहरण लेकर कवि ने क्या स्पष्ट किया। तो कमल का उदाहरण लेकर देखो, यहां मैं दूसरा बता रहा हूं कि कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यहां स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन के रहने पर बहुत कष्ट होगा, धन के ना रहने पर बहुत कष्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ज्यादा उड़ाना मत। अगला देखो, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, तो मैंने पहले ही बता दिया, संपत्ति सलिल में सा की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक ही वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इसलिए हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास।
ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है और पद्यांश है। ठीक है, तो ये दोनों आप सॉल्व कर लेना। अगर दोनों में से कोई भी आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। और भी मैं आप लोगों को 10 और गद्यांश पद्यांश सॉल्व कराऊंगा, 10 प्लस गद्यांश पद्यांश, तो वो वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। अभी तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए